नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके मॉडर्न हिस्ट्री को संपूर्ण रिवीजन की पार्ट 1 है। 3 पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री को संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आप सबके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला, एसएससी सीएसएल का एग्जाम है, बिहार शिक्षक भर्ती का परीक्षा है, या आगे आपके जो भी एग्जाम है, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कम टाइम में संपूर्ण रिवीजन करना होगा तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसके 3 पार्ट आएंगे। आज के हम पहले पार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इन तीनों वीडियो को देख लिया और सारे पॉइंट को रट लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इससे पहले के, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 1857 के विद्रोह के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसको हमने अलग से डिस्कस कर चुके हैं। तो सफलता सीरीज में उनको देख लीजिएगा, उस पार्ट को इनमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। कह दो अपने माँ बाप से, उनके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाएंगे, मत सपने बड़े देख, पूरा करके हम दिखलाएंगे। मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। अगर आपको वर्दी चाहिए, अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, तो आपको उसके लायक बनना होगा, वो आपको त्याग करना होगा, आपको बलिदान करना होगा। जो रात को पार्टी कर रहे हैं ना, करने दीजिए। आप एनसीईआरटी चलाइए, मेहनत करिए और हर हाल में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप आधुनिक भारत की बात करेंगे, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो आधुनिक भारत का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र भारत से परतंत्र भारत बनना और पुनः स्वतंत्रता प्राप्त करना, यही आधुनिक भारत की कहानी है। क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब भारत पूर्णतः स्वतंत्र था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनियों का आगमन शुरू हुआ, धीरे धीरे आगमन आया। पहले व्यापार के उद्देश्य से आए थे, आपस में इन्होंने संघर्ष किया, फिर अंततः इन्होंने क्या कर लिया, अंततः इन्होंने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया। फिर धीरे धीरे भारतीयों के मन में भाई स्वतंत्रता का बीज हुआ, राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे क्रांतिकारी घटनाएं हुई, तब जाके 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत के परतंत्र होने की और परतंत्र भारत से पुनः स्वतंत्र होने की ही कहानी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी है। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई सबसे पहले 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने, उस टाइम पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है, 1600 में आती है और महारानी विक्टोरिया के द्वारा इनको 15 वर्ष का राजाज्ञा पत्र मिलता है। बाद में क्या हो जाते हैं, इनको यह अनुमति अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी क्या थी, व्यापार करने के लिए, लेकिन जब इन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को देखा, भारत के राजाओं को देखा कि आपस में छोटी छोटी बातों पे संघर्ष कर रहे, तो इनके मन में क्या हुआ, एक भाव उत्पन्न हुआ कि हम भारत में क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो भारत में शासन विस्तार की इच्छा हुई और धीरे धीरे इन्होंने सबसे पहले 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। प्लासी का युद्ध सही मायने में तो एक प्रकार का छद्म युद्ध था, क्योंकि सिराजुद्दौला लड़ रहे थे, लेकिन सिराजुद्दौला की तरफ से क्या था, जैसे बहुत सारे राय दुर्लभ थे, जगत सेठ थे, इनकी मौसी घसीटी बेगम थी, ये सब पहले ही अंग्रेजों से जाकर मिल चुके थे। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया था और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब प्लासी के युद्ध से क्या हो जाता है, प्लासी के युद्ध से अंग्रेज किंग्स मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल में क्या कर दिया, अपनी इच्छा का बंगाल का नवाब बनाने लगे। कहीं मीर कासिम को बना रहे हैं, तो कहीं मुर्शिद कुली खां को बना रहे, मतलब इनकी जिसकी इच्छा होती थी उनको बंगाल का नवाब बनाते थे। अभी बंगाल को इन्होंने स्वयं अपने अधीन नहीं किया। अगर आपको स्पीड ज़्यादा या कम लग रही तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। बस मेहनत करिएगा और इस सपने को पूरा करना है तो उसके लिए मेहनत करिए, सारे पॉइंट को तैयार करिए। अब प्लासी के उससे अंग्रेज क्या कर रहे थे, किंग्स मेकर अपनी इच्छा के अनुसार बंगाल का नवाब बना रहे थे। अब उस बंगाल के नवाब से अपने की इच्छा अनुसार काम करवा रहे थे। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था, अभी बंगाल पर अधिकार नहीं किया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से कौन था, मीर जाफर इनके प्रधान सेनापति थे, और इसके साथ साथ और सेनापति में कौन थे, जैसे आपके यार दुर्लभ थे, राजा दुर्लभ थे, मीर मदान थे, और इनके 40 से 45 हज़ार सैनिक थे। जबकि अंग्रेजों की तरफ से कितने थे, अंग्रेजों की तरफ से मात्र 4 से 5 हज़ार सैनिक थे।
अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन थे? मेजर ग्रांट थे और मेजर आयरकुट थे। प्रधान सेनापति कौन थे? मेजर किलपैट्रिक। लेकिन ये सब पता है एक छद्म युद्ध का, क्योंकि भाई राय दुर्लभ तो पहले ही अंग्रेजों से मिल चुके थे। कह लेते कि ठीक है हम सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन हम साथ किसका देंगे? अंग्रेजों का। समझिए उस राजा का क्या हाल होगा जिसका सेनापति ही शत्रु से मिल चुका हो। तो प्लासी युद्ध एक प्रकार का छद्म युद्ध था। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में आपका प्लासी युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध के समय लड़ा किसने था? कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला के टाइम पे क्या हुआ था? काल कोठरी त्रासदी हुई थी। काल कोठरी त्रासदी में क्या हुआ था? जब वे फोर्ट विलियम में कर रहे थे तो उसमें सिराजुद्दौला ने आक्रमण करके लगभग 86 लोग थे, जिनको 143 लोग थे जिनको काल कोठरी में बंद कर दिया था। और जब सुबह काल कोठरी खोली गई थी तो 22 से 23 लोग ही क्या हुए थे? उसमें जीवित निकले थे। हॉलवेल नामक व्यक्ति ने काल कोठरी की घटना का वर्णन किया था, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाता है कि भाई 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। अब प्लासी के युद्ध से अंग्रेज क्या हो गए थे? किंग्स मेकर की भूमिका में आ गए थे। लेकिन अब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, जिसके माध्यम से बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, इस टाइम पे बंगाल के नवाब कौन थे? नजमुद्दौला से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्राप्त कर ली। अब 1764 के बाद क्या होता है? बंगाल में क्या हो जाता है? 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि से क्या हो जाता है? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर लेते हैं कि दीवानी हमारे पास रहेगी, बाकी चीज़ें आप संभालिए। अगर आप टैक्स ले लोगे तो फिर बाकी चीज़ें इंसान कैसे संभालेगा? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध लड़ा किसने था? तो बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया था आपके हेक्टर मुनरो ने, ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व करते हैं आपके हेक्टर मुनरो, जबकि बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि करते हैं आपके रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। जब बक्सर का युद्ध हो जाता है, इसके बाद कंपनी बंगाल का नवाब किसको बनाती है? इसके बाद कंपनी बंगाल का नवाब बनाती है नजमुद्दौला को। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। तो चलिए इलाहाबाद की संधि के बारे में देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि हुई किससे थी? तो एक तो आपके मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था? अवध के नवाब के साथ संधि हुई थी। अवध के नवाब के साथ साथ आपके बंगाल के नवाब भी थे। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और आपका मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों से मिलकर इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? तो आपकी 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती। किसने किया था? इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था, ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से क्या होता है? बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, इसके माध्यम से कंपनी को दीवानी का अधिकार मिल जाता है। अर्थात कंपनी अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोगों से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। उन्होंने बोला कि भाई दीवानी हमें मिल गई, टैक्स हम वसूलेंगे, बाकी आपको अपना राजस्व कैसे चलाना है, व्यवस्था कैसे चलानी है, आपको वो सारी चीज़ें आप संभालिए। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप चीज़ें कैसे संभालोगे? तो इसके बाद क्या हो रहा था? अब अंग्रेज समझो डायरेक्ट नियंत्रण में आ गए थे। बेशक अंग्रेजों ने स्वयं नवाब नहीं बने थे, लेकिन अब नवाब के पास कोई शक्तियाँ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू होती है? 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू होती है। द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कौन करेगा? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग आके द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ सारे पॉइंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैं पॉइंटों को बार बार रिवाइज भी करा रही हूँ, इन सारे पॉइंट को तैयार करिए। इसमें क्या हुआ था? अवध के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 53 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अवध को कितने दिए थे? 26 लाख। अवध के नवाब जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम को कितने दिए थे? शाह आलम मुगल के बादशाह जो थे उनको 26 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। इसके साथ साथ क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अब अवध के नवाब से कुछ क्षेत्र लेकर क्या कर दिया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिया था।
कौन से क्षेत्र थे? इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र पहले किसके पास था? मुगल बादशाह के पास था। मुगल बादशाह के पास से शाह आलम द्वितीय अवध के नवाबों ने किराए पर ले लिया था। अब इसके बाद क्या होता है, जो आपकी संधि होती है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि में इलाहाबाद और कड़े के क्षेत्र को जो अवध के नवाब के पास आ चुका था, ये पुनः किसको दे देते? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? द्वैध शासन व्यवस्था को रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था। द्वैध शासन व्यवस्था का जनक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। वेलेचली ने सहायक संधि, देखो सहायक संधि पहली बार किसने प्रयोग किया था? तो पहली बार सहायक संधि का प्रयोग किया था डुप्ले ने। लेकिन सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किया था वेलेचली ने। सहायक संधि क्या होती थी भाई? जो उस टाइम पे देसी रास्ते थी, जो देसी राजा से उनसे कहते थे कि भाई हम आपकी क्या करेंगे? शत्रु से रक्षा करेंगे, आपके शत्रुओं से रक्षा करेंगे। बोले बहुत अच्छी बात है भाई, आप हमारी रक्षा करोगे। बोले लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा, आपको अपने राज्य में हमारी सेना रखना होगा। बोले ठीक है, हमें तो सेना मिल रही है, लेकिन एक चीज़ है, सेना तो मिलेगी लेकिन इस सेना का खर्चा कौन उठाएगा? आपको स्वयं उठाना पड़ेगा, जिस राजा के पास सेना रह रही। अब भाई पहले तो राजाओं ने शौक में ले लिया, क्योंकि भारतीय राजा क्या करते थे? आपस में युद्ध लड़ते थे। उन्हें लगता था अच्छा अब तो हमारे पास शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। अब ये समझिए, मान लीजिए ये हैदराबाद रियासत है, क्योंकि हैदराबाद रियासत है जिसने पहली बार सहायक संधि, हैदराबाद रियासत के नवाब थे। हैदराबाद से बोले देखो आपके ऊपर क्या हो सकता है? आपके बगल वाले पड़ोसी राज आक्रमण कर सकते हैं। बोले हाँ, उनके साथ तुम्हारे संबंध बुरे हैं। तो बोले देखो हम ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी सहायता करेंगे। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? अपने सैनिकों को आपके यहाँ रख देगी, और इसके लिए क्या होगा? जो सैनिकों का खर्चा है, इनका वेतन भत्ता है, इनके खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। बोले बहुत अच्छी बात है भाई हैदराबाद की, बोले हम करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक, वो वफादार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति ना, वो वही बात मानते थे जो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ही मिलती थी। और दूसरी चीज़ क्या हो रही थी, अब जब आपके यहाँ पे सैनिक है तो धीरे धीरे जो आपकी बहुत सारी ऐसी गुप्त चीज़ें होती थी, बहुत सारी ऐसे बातें होती थी जो अंग्रेजों को नहीं पता चलना चाहिए, वो भी पता चल रही थी। तो राजाओं की क्या हो रही थी? गोपनीयता भी भंग हो रही थी। भाई कुछ राजा संधि कर रहे, कुछ समझौता कर रहे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले पता चल जाता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इन राजाओं पर क्या करने लगी? नियंत्रण करने लगी। तो धीरे धीरे ये राजा भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो वेलेचली ने सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। सहायक संधि क्या थी आप समझ चुके। सहायक संधि का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने। सहायक संधि के जन्मदाता किसको कहते हैं? डुप्ले को कहते हैं। अब 1770 में क्या हुआ? तो बंगाल में भयंकर अकाल आया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब ने मुगल बादशाह में, और अकबर के बाद औरंगजेब एक ऐसा मुगल बादशाह हुआ जिसने लगभग पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। जैसे अशोका ने, अकबर ने, औरंगजेब ने, इन सब ने क्या कर लिया? लगभग पूरे भारत में अपनी शासन व्यवस्था संभाली। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब के बाद उसके उत्तराधिकारी में कोई बहुत योग्य शासक नहीं बना कि पूरे मुगल बादशाह को संभाल सके। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल शासन व्यवस्था ताश के पत्तों की तरीके टूटकर बिखरने लगी, क्योंकि कोई भी इतना योग्य नहीं था। कहीं मोहम्मद शाह रंगीला आ रहे, तो कहीं बहादुर शाह जफर आ रहे हैं, कहीं आपके शाह आलम द्वितीय आ रहे, ऐसे शासक आ रहे थे जिन्होंने पूरी तरह से नियंत्रण नहीं स्थापित कर पाए। अब समझिए औरंगजेब की बहुत ही कठोर नीतियाँ। औरंगजेब की कठोर नीतियों के बाद आपके शाह आलम द्वितीय जैसे सुलह कुल की नीतियाँ लेके आ रहे हैं। तो जैसे जो छोटे राजा थे, देसी राजा थे, उनको स्वतंत्र रूप में घोषित करने का मौका मिल गया। कहीं आपके मुर्शिद कुली का स्वयं बंगाल का नवाब घोषित कर रहे हैं, तो कहीं अवध के नवाब स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं, तो कहीं हैदराबाद के निजाम स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। तो बहुत सारे राजाओं ने मुगल बादशाह की छोड़कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इससे भी क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल बादशाह कमजोर होते चले गए थे। अब 1717 में फर्रुखसियार, एक्चुअली 1717 में क्या हो जाता है? मुगल बादशाह फर्रुखसियार बीमार पड़ जाता है। अब जब बीमार पड़ जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन से डॉक्टर बुलवाती है, अब उनकी हेल्प करती है। तो खुश होकर फर्रुखसियार ने क्या कर दिया था? कंपनी को दस्तक प्रदान कर दिया था। दस्तक क्या होता है? कर मुक्त व्यापार, मतलब कि अब आप बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो।
बंगाल में आपको व्यापार करना है, इसके लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी को दस्तक किसने प्रदान कर दिया था? फर्रुखसियार ने। अब लेकिन ये दस्तक मिला किसको था? दस्तक मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब लेकिन कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे? स्वयं भी व्यापार कर रहे थे। इसके साथ साथ ये दस्तक क्या करते थे? व्यापारियों को बेच देते थे। व्यापारियों को भी स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार दे रहे थे। इससे क्या हो रहा था? बंगाल में राजस्व नहीं मिल रहा था, तो बंगाल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब 1772 में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब लागू किया था? इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में डेट लिखिए। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा तो आपको उसकी डेट याद होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डेट को लिखिए, पूरी डेट को लिखना, सिर्फ 1765 नहीं लिखना। कौन सा महीना था और कौन सी डेट थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई? प्लासी का युद्ध कब हुआ? दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तभी वीडियो को स्टॉप करिएगा, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसे क्या होगा? आपको चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप पुलिस कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस की पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक रामबाण सीरीज चल रही है। उसमें मैं जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, उसको जरूर देखिएगा। उसमें क्या हो रहा है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन कराया जा रहा है। इसके साथ साथ आपके ऑफलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, उन सारी क्लासेस को देखिएगा। और आप सबके नोट्स तैयार हो चुके हैं, जो आप सबके शॉर्ट नोट प्रोवाइड करने थे वो नोट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। उसकी जीरोक्स कॉपियाँ तैयार होगी, बहुत जल्द आप सबको नोट्स मिल जाएंगे। तो बस उन सारे नोट्स को पढ़िए, मेहनत करिए, और कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। एक आपका कमेंट था कि आपको उसके मूल विधि के नोट्स चाहिए थे, तो मूल विधि के नोट्स मैंने आज टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिए हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी कोई नोट्स चाहिए, कोई बुक चाहिए, कोई पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा बताइए, पॉसिबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बस मेहनत करिए, इस बार आपको गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है। हर हाल में 2024 को अपने सिलेक्शन का ईयर दिखाना है। देखिए बहुत जल्द आप सबको रेलवे में बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, एनटीपीसी में भी मिलेगी। इसके साथ साथ आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आईबीपीएस में वैकेंसी आ चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको अभी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो वैकेंसी आ रही है, अगर ये वैकेंसी आपके हाथ से चली गई तो समझिए कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। तो आपको इन्हीं वैकेंसी में मेहनत करनी होगी। कोई दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी प्रॉब्लम की, आप मुझसे कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। अब वारेन हेस्टिंग ने अंत किया था, तो द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन व्यवस्था लागू होने से बंगाल में कंपनी को क्या हो गया था? दीवानी का अधिकार मिल गया था। दीवानी का अधिकार का मतलब क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ से कंपनी क्या कर दी थी? टैक्स वसूलने का अधिकार मिल चुका था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज की क्लास में हम इतने पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, बाकी की चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इस पूरी सीरीज की वीडियो को देख लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। फिर ये आपको कैसा लग रहा है इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि भाई कम टाइम में आपको चीज़ों को इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन करा दें। इससे क्या होगा? एक तो आपके शॉर्ट नोट तैयार होंगे और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बस मेहनत करते रहिए। अगर आपको मेहनत और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बस मेहनत करिए।